वेलकम टू जोग्राफिया। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे अर्ली ओरिजिन ऑफ जोग्राफिकल थिंकिंग विद रेफरेंस टू वेरेनियस एंड कांट। तो क्या होता है कि अभी हम लोग जो अर्ली ओरिजिन है आफ्टर एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के बाद जो अर्ली ओरिजिन हुई जोग्राफिकल थॉट में, उसके बारे में देखेंगे क्या जोग्राफिकल थिंकिंग थी उस टाइम में और वेरेनियस और कांट का क्या कंट्रीब्यूशन था जोग्राफिकल थॉट में। तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था कि रेनेसांस के बिफोर जो ज्योग्राफी थी उसमें क्या था कि जो साइंस उसमें क्या था कि जो अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी में जो साइंस इन्वॉल्व हुआ करता था वो एरिस्टोटलियन साइंस था। तो एरिस्टोटल ने जो साइंटिफिक डिस्कवरीज की थी या जो क्लासिफिकेटरी साइंस को अडॉप्ट किया था वो चल रहा था। और फिर जो अर्थ एज ए सिस्टम, अर्थ सिस्टम को समझने का जो टेक्निक था वो टॉलमिक व्यू था। टॉलमिक व्यू जो था वो जियोसेंट्रिज्म का व्यू था कि अर्थ सेंटर में है, उसके अराउंड सन रिवॉल्व करता है। और उसके साथ ही साथ आगे मिडवल एज में, अर्ली मिडवल एजेस में क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म और क्रिश्चियन थियोलॉजी का बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल था। तो ये सभी चीज़ें इन्फ्लुएंस किया करती थी उस टाइम के जोग्राफिकल राइटिंग्स को। 15 टू 16 सेंचुरी में जब रेनेसांस आता है तो रेनेसांस ने क्या किया, रेशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म को इवोक किया। तो उसमें डिकार्डे आते हैं और डेविड ह्यूम आते हैं, इन्होंने एम्पिरिसिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर रेशनलिज्म का भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहा है। रेशनलिज्म तो की जो ओरिजिन है वो तो प्लूटो से स्टार्ट होती है, लेकिन वो भी कंटिन्यूस रहा। और फिर बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच में एक टाइप का डिबेट स्टार्ट होता है। सिंस रेशनलिज्म बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल क्रिएशन क्रिएट करता है। रेशनलिज्म क्या होता है, रेशनलिज्म इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। रेशनलिज्म क्या होता है, इट इज सोर्स ऑफ नॉलेज थ्रू द माइंड। तो माइंड क्या होता है, माइंड जब बहुत एक्सेसिव नॉलेज क्रिएशन होता है ओनली थ्रू द माइंड, विदाउट एक्सपीरियंसेस या विदाउट सेंसरी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जब नॉलेज क्रिएशन होता है इट बिकम्स मेटाफिजिक्स। तो रेशनलिज्म ने क्या किया था कि जो इनिशियल ज्योग्राफी की राइटिंग में, स्पेशली प्लूटो की राइटिंग से मिलता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल क्रिएशंस किए थे ज्योग्राफी के कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन इस एम्पिरिसिज्म ने बोला कि नहीं, नॉलेज वही वैलिड नॉलेज है जो सेंस ऑब्जेक्ट से परसीव किया जाए या जो सेंस से परसीव किया जाए। जो 5 सेंसेस होते हैं उनसे जो परसीव्ड नॉलेज होता है वही मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है। थॉट के बेसिस पे कि बैठ कर आर्म चेयर वे में एक संकल्पना प्रस्तुत कर देना वो नॉलेज नहीं होता है। तो इस तरीके से रेशनलिज्म तो आ ही रहा था। रेशनलिज्म से सबसे बड़ा ब्रेकथ्रू का था रेनेसां का कि इसने एम्पिरिसिज्म को इंट्रोड्यूस किया ज्योग्राफिकल थिंकिंग में। स्केप्टिसिज्म इन्वॉल्व हो गया और इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म और सेकुलरिज्म, ये सब कुछ थॉट रेनेसांस टाइम में इमर्ज हो गया है। अच्छा, रेनेसांस के पीछे बैकग्राउंड क्या था कि रेनेसांस के पीछे बैकग्राउंड ये था कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन चल रहा था और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन ने क्या किया, ढेर सारे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन गैदर किए। तो जो इंसुलरिटी थी यूरोपियन थॉट की थिंकिंग की कि केवल क्रिश्चियन वर्ड ही दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है, उससे बाहर निकलकर अब क्या देखा गया कि ढेर सारे लैंड्स, टेरिटरीज देखे गए, वो डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरेक्शंस हुआ यूरोपियन का। और इसी के बैकग्राउंड में साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी होना स्टार्ट हो गया। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन में जैसे कि निकोलस ऑरम ने इनिशियली हेलियोसेंट्रिज्म को दिया था, बाद में उसको कॉपी करके कोपरनिकस ने, कॉपी नहीं तो कोपरनिकस ने उसको और इवॉल्व बहुत क्लियर क्रिस्टल वे में हेलियोसेंट्रिज्म की थियरी को प्रेजेंट किया 1514 में। उनका बुक का नाम था रेडियो में कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को प्रपाउंड किया। फिर टोकोबे ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। फिर केपलर आगे, गैलीलियो, न्यूटन, इन सब ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी चल रहा था। साथ साथ एज ऑफ एक्सप्लोरेशन तो चल ही रहा था। तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये दो फ्लैंक्स हैं रेनेसांस का, जिसका ज्योग्राफी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन ने क्या दिया, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया और साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने न्यू साइंटिफिक थिंकिंग दी ज्योग्राफी को। तो इस साइंटिफिक थिंकिंग ने क्या, जो ट्रेडिशनल साइंटिफिक थिंकिंग थी, स्पेशली कैटास्ट्रॉफिज्म का, जो डार्क एज में जो कैटास्ट्रॉफिज्म की थ्योरी डेवलप हो गई थी कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ या फिर जितने भी लैंड फॉर्म हैं ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से बने हुए हैं, ना कि उसमें एक लॉन्ग जियोलॉजिकल या जोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उनके फॉर्मेशन में। तो इस थिंकिंग को दरकिनार किया गया और नई थिंकिंग, न्यू साइंटिफिक थिंकिंग या न्यू साइंटिफिक ज्योग्राफी इमर्ज हो गई आई। और साथ ही साथ आगे चल के जब न्यूटन हो गए, केपलर हो गए, इन सब ने भी
जब और फिर डार्विन आगे आते हैं, डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने इन ये सब जब साइंस में आया तो फिर अरिस्टोटेलियन साइंस भी ख़त्म हो गया लगभग, और सब उस कोपरनिकस के आने से क्या हुआ था, टॉलमिक ट्रेडिशन जो था वो डिसकंटिन्यू हुआ। इस तरीके से न्यू साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है यूरोप में। तो न्यू साइंटिफिक थ्योरी, तो इस टाइम में जो ट्रेडिशन अगर देखा जाए रेनेसांस के टाइम में 2 ट्रेडिशंस थे। एक तो ग्रीको रोमन ट्रेडिशन अब भी कंटिन्यू हो रहा था। जो ग्रीको रोमन ट्रेडिशन मीन्स कि अरिस्टोटेलियन साइंस प्लस टॉलमिक व्यू ऑफ वर्ड, ये अब भी कंटिन्यू रहा। टॉलमिक इन द सेंस कि नहीं कि जियोसेंट्रिज्म को क्या समझते हैं, राधा टॉलमिक का जो ज्योग्राफी है उन्होंने लिखा, और ज्योग्राफी के डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच अडॉप्ट किया उन्होंने, ज्योग्राफी को 17 वॉल्यूम आई थिंक लिखा था, 17 वॉल्यूम में उन्होंने ज्योग्राफी लिखा। तो एक डिस्क्रिप्टिव यूनिवर्सल वे में जो ज्योग्राफी राइटिंग हुआ करती थी बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में मीन्स इडियोग्राफिक तरीके से वो कंटिन्यू किया गया। तो उस जैसे कि यूनिवर्सल ज्योग्राफी जो आ रही थी, तो ये एक ग्रीको रोमन ट्रेडिशन था। क्योंकि उस टाइम में भी ज्योग्राफी का मेन मकसद ये हुआ करता था किसी लैंड टेरिटरी की का जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और ढेर सारे जो उसके डायमेंशंस है किसी लैंड का, उसको बस डिस्क्राइब कर देना एक ट्रेडिशन हुआ करता था। तो वो ट्रेडिशन अब भी कंटिन्यू रहा, इसे बोलते हैं ग्रीको रोमन ट्रेडिशन। तो इसमें पीटर एपियन हो गए, उन्होंने अरिस्टोटेलियन कंसेप्ट ऑफ इक्यूमेनन जोन ऑफ हैबिटेबिलिटी को डिस्क्राइब किया। फिर सेबेस्टियन मोनेस्टर हो गए, इन्होंने क्या किया, कॉस्मोलॉजी यूनिवर्सले एक बुक लिखी थी और काफ़ी यूनिवर्सल ज्योग्राफी दुनिया के बारे में प्रोवाइड किया था। फिर फिलिप क्लूवर हो गए, इन्होंने इंट्रोडक्शन इन यूनिवर्सल ज्योग्राफी लिखा। तो सिंपली क्या है कि जो ये ग्रीको रोमन ट्रेडिशन था इनका बड़ा फोकस था यूनिवर्सल ज्योग्राफी तक पर। तो ज्योग्राफी में भी स्पेशलाइजेशंस नहीं आए थे। तो ज्योग्राफी बहुत कम्प्रिहेंसिव वे में और यूनिवर्सल तरीके से ज्योग्राफी में हर चीज़ था, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, जितने भी एस्पेक्ट थे ज्योग्राफी के बहुत इंटरमिंगल्ड थे। कोई उनका क्लासिफिकेटरी अप्रोच नहीं था कि हर चीज़ को क्लासीफाई करके सब डिसिप्लिन या सब ब्रांचेस के फॉर्म में लिखा जाए। लेकिन इन सब प्रिंसिपल्स की शुरुआत कहाँ से हो गई कि साइंटिफिक रिवोल्यूशन ने जो न्यू साइंटिफिक ज्योग्राफी स्टार्ट की, उसमें जो साइंटिफिक स्पेशलाइजेशन, तो इतना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हुई एक्सप्लोरेशन से, कितने वॉयजेस गए, इतने नेवल वॉयजेस कैरी आउट किए गए कि ढेर सारे लैंड से फ्लोरा पे, फौना पे, ह्यूमन पे, डिफरेंट स्पीसीज़ पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर किए गए, और वहाँ के हर एक प्लेसेस के क्लाइमेट करेक्टरिस्टिक को एनालाइज किया गया। तो उससे काफ़ी अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिला, और इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग में जब क्लासिफिकेशन किया गया और ऑर्गेनाइजेशन किया गया, और उससे तो एक स्पेशलाइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो साइंटिफिक ज्योग्राफी यहीं से स्टार्ट होती है। और साइंटिफिक ज्योग्राफी में जो पहले इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेटरी अप्रोच अडॉप्ट की कि ज्योग्राफी क्या क्या इंक्लूड करती है, तो बर्नार्ड वेरेनियस थे। तो बर्नार्ड वेरेनियस क्या थे, एक मैथमेटिशियन। इन्होंने जो केपलर, गैलीलियो, न्यूटन के द्वारा जो मैथमेटिकल ट्रेडिशन दिया गया उसको ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस किया, और ज्योग्राफी में डिफरेंसेस क्रिएट करना चालू किया कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो इस तरीके से अब ज्योग्राफी में स्पेशलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। तो वेरेनियस को ही आगे देखते हैं, वेरेनियस को देखेंगे फिर कांट को। तो वेरेनियस ने क्या किया, वेरेनियस ने काफ़ी नेचुरल साइंसेस के जो टूल्स थे, इस टाइम में नेचुरल साइंस भी स्टार्ट हो गई थी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी, सिंस की न्यूटन, गैलीलियो इन्होंने काफ़ी ढेर सारे प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट दिए थे, उसको यूज़ करके वेरेनियस ने तो वो नेचुरल साइंसेस के मेथड्स एंड टेक्निक्स को ज्योग्राफी में यूज़ किया, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी में, जिसको इन्होंने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के फॉर्म में प्रेजेंट किया। इन्होंने फिर बोला कि जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में जनरलाइजेशन किया जा सकता है, और जनरलाइजेशन इन ह्यूमन ज्योग्राफी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी पर्टिकुलर प्लेस और टाइम के रेफरेंस में बात करती है, और जबकि जो फिजिकल ज्योग्राफी होते हैं इनमें हम लोग लॉ बिल्डिंग किया जा सकता है, जनरलाइजेशन इस पर यूनिवर्सल कंसेप्ट दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टमैटिक साइंस होता है। और अर्थ के सरफेस पे हर जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना का, उसको एक सिस्टमैटिक और अरेंज्ड वे में एक साइंटिफिक मॉडलिटी में दिया जा सकता है। तो एक अच्छी मेथोडोलॉजी यूज़ किया जा सकता है जो यूनिवर्सल हो। लेकिन जो सिंस ह्यूमन ज्योग्राफी किसी पर्टिकुलर प्लेस तक रिस्ट्रिक्टेड होती है, उस पर्टिकुलर
प्लेस की करैक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करती है, तो इसलिए वहाँ पर जनरलाइजेशन नहीं किया सकता। इन्होंने ज्योग्राफी को दो पार्ट में पार्टीशन किया, एक स्पेशल ज्योग्राफी, दूसरा जनरल ज्योग्राफी। तो इन्होंने बोला जनरल ज्योग्राफी में जो मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स को अप्लाई किया जा सकता है और लॉ बिल्डिंग की जा सकती है। तो यहीं से क्या होता है, राइज ऑफ ड्यूअलिज्म स्टार्ट होता है। दो टाइप की ड्यूअलिटीज स्टार्ट करते हैं ये। पहला फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ड्यूअलिटीज यहीं स्टार्ट होती है, और दूसरा सिस्टमैटिक वर्सेस स्पेशल ड्यूअलिटी भी यहीं से स्टार्ट होती है। इन्होंने और कुछ इन्होंने डिस्कवरी की थी, जैसे इन्होंने जो इंसुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में काफ़ी रिच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और बताया कैसे कि वर्ड सिस्टम कैसे वर्क करता है, वर्ड का विंड सिस्टम कैसे वर्क करता है। इंसुलेशन की स्टडी की और फिर वर्ड सिस्टम के पैटर्न को उन्होंने बताया। तो इन्होंने कुछ बुक लिखी थी, इनका इंपॉर्टेंट बुक था रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड सियाम। तो जापान एंड सियाम, सियाम मीन्स की मलेशिया, आई थिंक मलेशिया इंडोनेशिया होता है। तो इन्होंने पहली बुक लिखी थी रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड सियाम, और फिर दूसरी बुक उनका इंपॉर्टेंट बुक थी, ये बुक में थोड़ा हम लोग को डीप में देखना है। तो इन्होंने लिखा था ज्योग्राफी जनरलिस। तो ज्योग्राफी जनरलिस में इन्होंने बताया कंबाइंड 3 ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। जब ज्योग्राफी जनरलिस्ट लिखा तो इन्होंने 3 ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी उस टाइम में प्रेवलेंट थी, उसको मर्ज करके लिखा। पहला जनरल ज्योग्राफी मतलब सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, फिर मैथमेटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी, और फिर कोरोलॉजी। इन तीनों को कंबाइन करके इन्होंने क्या लिखा, ज्योग्राफी जनरलिस। और इन्होंने ज्योग्राफी जनरलिस में बोला कि 3 पार्ट थे, एक एब्सोल्यूट ज्योग्राफी, रिलेटिव ज्योग्राफी और कंपैरेटिव ज्योग्राफी। तो एब्सोल्यूट ज्योग्राफी जो हुआ करती थी वो डील क्या करती थी अर्थ के शेप, उसकी साइज, उसके फीचर से। और जो रिलेटिव ज्योग्राफी है वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती थी अर्थ और जितने सेलेस्टियल बॉडी हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। और जो कंपैरेटिव ज्योग्राफी थी ये प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन और फिर रूट्स हो गया, डिस्कवरी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इनसे डील किया करती थी। इस तरीके से इनके जो जनरल ज्योग्राफी जनरलिस में 3 पार्ट थे, एब्सोल्यूट ज्योग्राफी, रिलेटिव ज्योग्राफी और कंपैरेटिव ज्योग्राफी। कंपैरेटिव ज्योग्राफी उस टाइम में बहुत सिग्निफिकेंट था, कहीं इसने और ढेर सारे वॉयजेस को उसमें सपोर्ट किया। फिर वे ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस जो इन्होंने दिया, इन्होंने 3 वे ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस बोला। एक तो सेलेस्टियल कंडीशन बताया जा सकता है, किसी एक प्लेस का, किसी एक पॉइंट के कितने रेफरेंसेस होते हैं। तो एक सेलेस्टियल रेफरेंस होता है और उसके बेसिस पे क्लाइमेट डिसाइड होता है। फिर टेरेस्ट्रियल कंडीशन हो गया, किसी प्लेस के टेरेस्ट्रियल कंडीशन के बेसिस पे उसके रिलीफ, सॉइल, वेजिटेशन, बायोटिक कंडीशन और फिर ह्यूमन कंडीशन। तो किसी एक प्लेस का जो डिस्क्रिप्शन हो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, पहले एक सेलेस्टियल कंडीशन क्या है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, दूसरा उसका टेरेस्ट्रियल कंडीशन कैसा है, सॉइल, रिलीफ, वेजिटेशन, बायोटिक कंपोनेंट जो उसके होते हैं कैसे हैं, और तीसरा जो ह्यूमन कंडीशन, पॉपुलेशन क्या है, ट्रेड कैसा है, कॉमर्स कैसा है, इन सब की स्टडी करना चालू कर दिया। तो वेरेनियस ने काफ़ी ज़्यादा एक रिवोल्यूशन लाया ज्योग्राफी के अंडरस्टैंडिंग में और काफ़ी सिस्टमेटाइज किया ज्योग्राफी के अंडरस्टैंडिंग को, स्पेशली स्पेशलाइजेशन। फिजिकल ज्योग्राफी लिखी जाने लगी, ह्यूमन ज्योग्राफी अलग से लिखी जाने लगी, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अलग से काम होने लगा और स्पेशल ज्योग्राफी पे अलग से काम होने लगा। तो इसके बाद कुछ लोग और आते हैं, जैसे मार्केटर ने अपना प्रोजेक्शन दिया, मार्केटर का प्रोजेक्शन आता है। फिर जॉन रे आते हैं, जॉन रे ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर जॉन स्टार्ची आते हैं, इन्होंने लैंड फॉर्म एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर की बात की कि लैंड फॉर्म क्या होता है और उसके नीचे, जैसे कोई लैंड फॉर्म होता है उसके नीचे जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं या एक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर डेमिनो गिलमिनी, इन्होंने लॉ ऑफ रिवर के फ्लो की स्टडी की थी। तो ये था 18th सेंचुरी में। हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी कैसे फैल रही है। फिर 18th सेंचुरी में ज्योग्राफी को स्पेशली हम लोग देख सकते हैं कि इंटरेस्ट इन नेचुरल साइंसेस बढ़ गया। तो 18th सेंचुरी में जो इंटरेस्ट इन नेचुरल साइंसेस वाज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल नॉलेज। तो अभी क्या था, एम्पिरिकल साइंस डेवलप हो चुकी थी और काफ़ी एम्पिरिकल नॉलेज गैदर किया गया था। तो इसलिए जो नेचुरल साइंसेस काफ़ी फ्लरिश कर रही थी और इन नेचुरल साइंसेस का इन्फ्लुएंस हम लोगों को कब मिलता है, किस में मिलता है, ज्योग्राफी की भी अंडरस्टैंडिंग में मिलता है। तो जो कैटास्ट्रॉफिज्म की थ्योरी थी उसको रिप्लेस किया गया किसके द्वारा, यूनिफॉर्मिटिज्म की थ्योरी के द्वारा, जो जेम्स हटन ने दिया था। फिर लुइस गैब्रियल ने क्या दिया, ग्रेडेड प्रोफाइल और रिवर फ्लो की थ्योरी दी। तो इस तरीके से जो 18th सेंचुरी में ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ वो हम लोग देख सकते हैं। राइज ऑफ पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल, ये 4 स्कूल्स या 4 अप्रोचेस 18th सेंचुरी में हम लोग को मिलते हैं। एक था कि पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल अप्रोच, दूसरा रेंज ज्योग्राफी अप्रोच, तीसरा प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक मेथड हो गया और फिर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। तो जो पहला अप्रोच था इसमें बूसिंग आते हैं। बूसिंग की एक बुक थी न्यू अर्डसुंग, तो उसने काफ़ी पॉपुलेशन डेंसिटी और ज्योग्राफिकल एलिमेंट के बारे में बात किया बूसिंग ने, और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग, इसकी थ्योरी दी। फिर अगले हैं HG
होयर, इन्होंने अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज को टोटली अबेंडन किया और बोला कि अर्थ को जब डिवाइड करना चाहिए, अर्थ को डिवाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टेरेन के बेसिस पे अर्थ को डिवाइड करना चाहिए, केवल मतलब नेचुरल रीजन्स में डिवाइड करना चाहिए। और जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं ये गलत डिस्क्रिप्शन है ज्योग्राफी की। तो मतलब सिंपली ये था, पॉलिटिकल स्टैटिस्टिकल टूल में ये था कि नेचुरल साइंस की तरफ, देन ज्योग्राफी की तरफ ये शिफ्ट होने लगे कि जो डिवीजन किया जाए, बाउंड्रीज का डिवीजन किया जाए, वो क्या हो, नेचुरल बेसिस पे हो, न कि मैन मेड हो। जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं जनरली मैन मेड होती हैं। तो बोले जो पॉलिटिकल बाउंड्री होनी चाहिए किसी कंट्री का, किसी नेशन का, वो नेचुरल फीचर्स होने चाहिए, जैसे रिवर हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन हो गया या माउंटेन हो गए, इनके बेसिस पे कि हाँ ये डिवीज़न है। तो ये था राइज ऑफ पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल अप्रोच। फिर रेन ज्योग्राफी स्कूल काफ़ी डोमिनेट करता है। ये एक इंडिपेंडेंट, यहाँ ज्योग्राफी एक इंडिपेंडेंट साइंस के फॉर्म में इमर्ज होना स्टार्ट हुई, जिसे प्योर ज्योग्राफी बोलते हैं। पॉलिटिकल यूनिट्स रिप्लेस्ड बाई थी, तो यहाँ भी वही फोकस किया गया, जो पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करती थी उसको नेचुरल या फिजिकल यूनिट के द्वारा रिप्लेस किया गया। टू डिस्क्राइब बोथ लैंडर कुंडे एंड लैंडर कुंडे मतलब लैंड और पीपल की स्टडी, जो स्टडी किया गया। तो एक नेचुरल रीजन में कि फॉर एग्जांपल इस क्लाइमेटिक रीजन में लोगों की करेक्टरिस्टिक क्या है, लोगों का पोसा क्या है, वो उनकी ऑक्यूपेशंस क्या हैं, उनकी क्यूजीन्स क्या हैं, उनके वे ऑफ इंटरेक्शन क्या हैं। तो एक नेचुरल सिस्टम में चीज़ों की स्टडी किया जाने लगा। तो इसी में इनमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया गया फिलिप बूचा ने। इन्होंने बेसिक बोला कि जो इंपॉर्टेंट ज्योमॉर्फिक यूनिट होती है जिसकी स्टडी करना चाहिए वो बेसिन यूनिट्स होते हैं। फिर आगे जॉन क्रिस्टॉफ गैटर आते हैं, उन्होंने बोचे के व्यू को सपोर्ट किया। और फिर जॉन अगस्ट जून आते हैं, उन्होंने भी बोचे के व्यू को सपोर्ट किया। तो सिंपली यहाँ पर फोकस ये किया गया रेन ज्योग्राफी में कि रेन ज्योग्राफी ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ। और दूसरी चीज़ क्या था कि रेन ज्योग्राफी ने बोला कि नेचुरल रीजन्स जो होते हैं दे आर बेस्ट सुटेड रीजन टू स्टडी ज्योग्राफी, कि कोई न कि पॉलिटिकल रीजन या फिर पॉलिटिकल रीजन्स नहीं, जो नेचुरल रीजन होते हैं दे आर बेस्ट सुटेड रीजन टू स्टडी ज्योग्राफी। फिर प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मेथड अप्रोच आता है। इसमें क्या होता है, काफ़ी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी लिखी जाने लगी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस डाटा के बेसिस पे, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस डाटा, ना कि थ्योरी बिल्डिंग किया जाए या फिर इंस्ट्रूमेंट। तो ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल डाटा गैदर करके फॉस्टर एंड फॉस्टर भाई दो बाप बेटे थे, इन्होंने ये हम्बोल्ट के साथ गए थे और उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर किया और उसका इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, उसके बेस पे उन्होंने हर एक रीजन की ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। नहीं सॉरी, इन्होंने कैप्टन कुक के पास साथ गए थे, कैप्टन कुक के साथ गए थे और काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की। और जो बेटा फॉस्टर था वो हेल्प करता है हम्बोल्ट को। तो जब ये कैप्टन कुक के पास गए तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर हुई और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ज्योग्राफी को प्रैक्टिकल और साइंटिफिक डायमेंशन प्रोवाइड किया गया इस अप्रोच के द्वारा। फिर ज्योग्राफी को फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दिया गया इमैनुअल कांट के द्वारा। और इमैनुअल कांट जब आते हैं तो इन डेप्थ बोला था, तो इमैनुअल कांट ने जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस दिया और साइंस को जो नया रुख दिया, स्पेशली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रीजन या फिर एम्पिरिसिज्म के बेसिस पे जो रुख दिया, तो उससे क्या हुआ कि जो एरिस्टोटेलियन साइंस चली आई थी बहुत स्टैग्नेंट साइंस थी और इतना ज़्यादा इवोल्यूशनरी कंसेप्ट नहीं थे उसमें। और ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग में जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड्स थे उसके वो बहुत वीक थे। तो अब जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, साइंस क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसके पीछे जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड का, साइंस हैज़ आल्सो इट्स फिलोसफी, तो हर एक साइंस की भी अपनी एक फिलोसफी होती है। तो जो साइंस का फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड एरिस्टोटेलियन साइंस में था बहुत वीक था, बहुत रुडिमेंट्री था और समटाइम्स वो जो हार्श साइंटिफिक रियलिटीज़ होती थी उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो इमैनुअल कांट ने काफ़ी साइंटिफिक, रेशनल और सब्जेक्टिव, काफ़ी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया कि व्हाट साइंस कॉन्स्टिट्यूट्स, और उसके बेसिस पे क्या हुआ कि नया साइंटिफिक फिलॉसफी मीन्स साइंस की फिलॉसफी ऑफ साइंस इमर्ज होती है कांट के टाइम से। तो उन्होंने क्या किया, इससे क्या हुआ, एरिस्टोटेलियन साइंस लगभग समाप्त हो गया। तो ये चल रहा था। और ये क्या है कि ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द वॉयजेस। हाँ, तो ये वॉयज में जो फॉस्टर गए थे और कुक गए थे तो उन्होंने क्या किया कि काफ़ी ऑब्जर्वेशंस किए अर्थ और लैंड के बारे में, वाटर एंड ओशन के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, एरियल डिफरेंसेस के बारे में, कैसी एरियल डिफरेंसेस होते हैं। तो 6 सेक्शन में डिवाइड किया था। ये रेनहॉल्ड फॉस्टर जो उनके बेटे थे उन्होंने क्या किया, इसने बुक लिखा एक ऑब्जर्वेशन में ड्यूरिंग वॉयज, उन्होंने बुक लिखा था ये उसी वाले में, इस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाला अप्रोच जो चल रहा था 18th सेंचुरी में। इसमें क्या था कि रेनॉल्ड फोस्टर ने ऑब्जर्वेशन में ड्यूरिंग वॉयज अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने 6 सेक्शन में डिवाइड किया। तो एक बुक कंपाइल किया इन्होंने और 6 सेक्शन बताया इन्होंने। अर्थ और लैंड के बारे में बताया, वाटर एंड ओशन के बारे में, एटमॉस्फेयर, एरियल डिफरेंसेस के बारे में, वेजिटेशन और एनिमल के बारे में, रेसेस की स्टडी की। और ये फर्स्ट मेथडोलॉजिकल ज्योग्राफर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है इसको, रेनॉल्ड फॉस्टर को। तो पहले मेथडोलॉजिकल ज्योग्राफर
ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहे जाते हैं। और फिर इन्हीं के इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमबोल्ट और रिटल ज्योग्राफी में क्लासिकल एज स्टार्ट करते हैं। तो और मॉडर्न ज्योग्राफी स्टार्ट यहीं से होती है। बोला जाता है कि जो फॉस्टर का कैप्टन कुक का जो पहला वॉयज था, वहीं से यूरोपियन मॉडर्न ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, तो इस तरीके से चार चीज़ें, राइज ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉलिटिकल स्टैटिस्टिकल अप्रोच, रेंज ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई थी, फिर प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक मेथड्स भी यूज होने लगे थे, और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन किसने दे दिया? इमैनुअल कांट। अब देखते हैं इमैनुअल कांट ने दिया क्या एग्जैक्टली। तो इमैनुअल कांट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो आर्म चेयर ज्योग्राफर, क्योंकि ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा नाता नहीं था, लेकिन ज्योग्राफी में इन्होंने कुछ थॉट दिए। फिर इनका ये कौन कौन सब्जेक्ट में महारत थी? एस्ट्रोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, तो हर चीज़ आया करता था इनको। ये बोला जाता है कि ज्योग्राफी को एज ए एक्सेप्शनलिस्ट साइंस डिक्लेयर करने में इनका पहला हाथ था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सेफर और हार्टस्टोन डिबेट होता है कि ज्योग्राफी एक्सेप्शनलिस्ट है, उनका नहीं कहता कि सिस्टमैटिक साइंस है, उनके बीच में डिबेट होता है। तो ये पहले एक्सेप्शनलिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ज्योग्राफी एक स्पेशल साइंस है या एक एक्सेप्शनल साइंस है जो अदर सिस्टमैटिक साइंसेस से अलग है, मेथोडोलॉजिकली अलग है। जो मेथोडोलॉजी और टूल्स या टेक्निक्स यूज होते हैं अदर साइंसेस को, अदर सिस्टमैटिक साइंसेस को डील करने के लिए, स्पेशली जैसे जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी या जो जनरल साइंसेस होते हैं उनको डील करने के लिए, या फिर जो नेचुरल साइंसेस होते हैं या फिर जो सोशल साइंसेस होते हैं उनको डील करने के लिए जो मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं, जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं, वो स्टार्कली डिफरेंट हैं जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल फैक्ट या फैक्ट प्रोसेस फिनोमेना को एनालाइज करने के लिए। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन इन्होंने दिया, और इन्होंने ज्योग्राफी की डिसिप्लिन को एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दिया। इन्होंने बताया, इन्होंने डिफाइन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी इन रिलेशन टू द नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस से साथ इसका रिलेशन क्या है उसको भी डिस्क्राइब किया, और कैसे ये डिफरेंट है नेचुरल साइंसेस से ये भी बताया। और इन्होंने क्या बोला कि ज्योग्राफी एज अ साइंस एंड डिसिप्लिन ऑफ द नेचुरल फिलोसफी, नेचुरल फिलोसफी का एक डिसिप्लिन है। तो बेसिकली समझना है कि नेचुरल फिलोसफी क्या है। तो नेचुरल फिलोसफी का कंसेप्ट स्टार्ट होता है एरिस्टोटल के टाइम से ही। तो नेचुरल फिलोसफी एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन था जो डील करता था बेसिकली साइंसेस के साथ। तो नेचुरल फिलोसफी एक साइंस का डिसिप्लिन था। नेचुरल फिलोसफीज में कई टाइप की फिलोसफीज आते हैं। एक ट्रिलोलॉजिकल, नेचर की डिस्क्राइब करने की ट्रिलोलॉजिकल फिलोसफी, एम्पिरिसिस्ट फिलोसफी, और फिर रेशनल फिलोसफी। तो ये ज्योग्राफी भी एक क्या है कि एक नेचुरल फिलोसफी है। नेचुरल साइंस नहीं है, नेचुरल फिलोसफी। नेचुरल साइंस नेचुरल फिलोसफी का एक पार्ट होता है, सोशल साइंस भी नेचुरल फिलोसफी का एक पार्ट होता है। उसी तरीके से साइंस भी एक नेचुरल फिलोसफी का पार्ट है। नेचुरल फिलोसफी एक वाइडर कंसेप्ट है, इसमें नेचुरल साइंस आता है, सोशल साइंस आता है, और ढेर सारी चीज़ें जो नेचर की स्टडी या नेचर में मतलब मैन एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप की को डील करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, फलाना ठिकाना, जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी चीज़ें नेचुरल फिलोसफी का पार्ट है। तो नेचुरल फिलोसफी एक रेशनल कंप्रिहेंसिव साइंटिफिक नॉलेज की स्टडी को नेचुरल साइंस बोलते हैं। और फिर जो साइंसेस बने, दो टाइप के साइंसेस आए, एक नेचुरल साइंस, एक सोशल साइंसेस। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जो दोनों में नहीं आते हैं, मेथोडोलॉजिकली बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ज्योग्राफी वो चीज़ था, वो नेचुरल साइंस नहीं था, वो एक नेचुरल फिलॉसफी था जो साइंटिफिक वे में लिखा गया। थोड़ा सा बायोग्राफी इनकी देखते हैं। तो ये बायोग्राफी क्या था कि ये कांट कहाँ जन्म लिए थे? ईस्टर्न पर्शिया में, आज जो जर्मनी में है। और ये कनिंग्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर थे, इनको मल्टीपल सब्जेक्ट में प्रोफेशनसी थी। 1756 से 96 तक ये रेगुलर लेक्चर दिया करते थे फिजिकल ज्योग्राफी पे। तो शुरुआत इन्होंने अपना फिजिकल ज्योग्राफी से किया। फिर उन्होंने क्या किया, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड के बारे में बात किया, और कि अर्थ की रोटेशन कारण जो हम लोग जाते हैं कोरियालिस फोर्स से बोलते हैं, तो कैसे कोरियालिस फोर्स लगता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ विंड होती है राइट ऑन द राइट हैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट हैंड साउथ हेमिस्फीयर में वर्क करती है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर 1770 में ये प्रोफेसर ऑफ लॉजिक बने और मेटाफिजिक्स के बारे में काफ़ी वही यूनिवर्सिटी ऑफ कनिंग्सबर्ग में ये लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स पढ़ाने लगे। फिर उसी के वाइस चांसलर बन गए। तो इन्होंने कुछ वर्क्स दिए, वर्क्स इनके इंपॉर्टेंट हैं, और इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क हम लोग देखेंगे भी। तो इनका ज्योग्राफिकल जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड द थियरी ऑफ हेवन, और इसमें इन्होंने जो कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस है उसको इन्होंने दिया कि कैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ हुई, कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस। तो हम लोग पढ़ते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। तो कांट की जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी उसको इन्होंने जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ हेवंस उसमें इन्होंने दिया।
दूसरा बुक इनका था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज किया, और क्लासिफिकेशन नॉलेज में कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंसेस कौन होते हैं और ज्योग्राफी कहाँ लाई करती है, इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और फिर क्रिटिक ऑफ जजमेंट इन्होंने दिया। क्रिटिक ऑफ जजमेंट में इन्होंने वो दो चीज़ें, क्रिटिक ऑफ जजमेंट और इसमें दो चीज़ें जो लोग फिलोसफी में पढ़ते हैं और स्पेशली एथिक्स में भी आता है कि क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, चलिए बाद में। तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट और प्योर रीजन इनका फिलोसॉफिकल बेसिस था, साइंस को समझने का, मोरालिटी को समझने का या इथिक्स को समझने का। और प्योर रीजन में इन्होंने साइंस को अच्छे से डिस्क्राइब किया, और जजमेंट में इन्होंने मोरालिटी की एस्पेक्ट को कवर किया। और फिर एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम द प्रैग्मैटिक पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने रेस वेस की ह्यूमन की स्टडी करना चालू किया फ्रॉम प्रैग्मैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कुछ इनके वर्क्स थे, याद रखना है कि एक तो जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड द थ्योरी ऑफ हेवेंस, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट एंड एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड में बात करते हैं तो वेस्टर्न फिलोसफी की बात करते हैं। तो टाइम लाइन देखते हैं। तो वेस्टर्न फिलोसफी में एंशिएंट टाइम में हम लोग देखते हैं नेचुरल साइंस स्टार्ट हो गई। तो नेचुरल साइंस में अरिस्टोटल, प्लेटो सब आते हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा नेचुरल साइंस में कंट्रीब्यूशन किया ही। प्लेटो का बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं था। अरिस्टोटल ने मेथड्स ऑफ सब्सटेंस दिया था, कि जो थियरी ऑफ सब्सटेंस दिया था, सब्सटेंस क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस दिया था। फिर हेलेनिक हिस्ट्री आती है। तो बेसिकली यहाँ पर आते हैं। तो आगे चल के रेशनलिस्ट और इम्प्रेसिस्ट के बीच में एक कंट्रोवर्सी डेवलप होती है। कंट्रोवर्सी की कौन प्योर नॉलेज प्रोड्यूस करता है। तो व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ नॉलेज, रेशनलिटी या रेशनलिज्म होना चाहिए, या फिर इम्प्रेसिज्म इज बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज। तो बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए, रेशनलिज्म या इम्प्रेसिज्म। तो जो रेशनलिस्ट थे इनके हिसाब से जो सोर्स ऑफ नॉलेज होता है वो आइडिया होता है, विदाउट सेंस डाटा। तो ये तो जो सोर्स ऑफ नॉलेज वो आइडिया होता है, माइंड से नॉलेज जनरेट होती है, कोई सेंस डाटा की जरूरत नहीं है, विदाउट सेंस डाटा। तो इससे क्या हुआ कि मेटाफिजिक्स बहुत ज़्यादा फैलने लगी। तो इससे क्या हुआ, मेटाफिजिक्स पे ज़्यादा फोकस होने लगा। और जो नॉलेज हुआ करता था वो थियोलॉजिकल या टेलोलॉजिकल हो जाया करता था, ड्यू टू दी प्योर रीजन। जब प्योर रीजन की बात आती है तो प्योर रीजन कोई सेंसरी डाटा की बात नहीं करता है, सेंस जनरेटेड या एक्सपीरियंस जनरेटेड डाटा की बात नहीं होती, माइंड कंस्ट्रक्टेड डाटा या माइंड कंस्ट्रक्टेड जो नॉलेज होते हैं उसे प्योर रीजन बोलते हैं। और प्योर रीजन से क्या, मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी स्टार्ट हुई। फिर इम्प्रेसिस्ट जो आए, इम्प्रेसिस्ट में आते हैं लॉक्स हो गए, बर्कली हो गए और ह्यूम। तो लॉक्स, बर्कली और ह्यूम ने इम्प्रेसिज्म को फोकस किया। और जब इम्प्रेसिज्म को फोकस किया तो उनके हिसाब से जो सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए वो इम्प्रेसिज्म होना चाहिए। दैट मीन्स कि इट शुड बी रूटेड इन द एक्सपीरियंस या सेंस डाटा में। तो एक्सपीरियंस या सेंस डाटा जनरेटेड जो नॉलेज होते हैं वो रियल नॉलेज होते हैं। और इनका प्रैक्टिकल और साइंटिफिक नॉलेज होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल क्रिएशंस हो जाते हैं, और उनकी कभी कभी दे गो बियॉन्ड द साइंटिफिक रीजन के रीजन, तो वही है, साइंटिफिक रीजन के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इम्प्रेसिज्म हो गया। तो आगे कांट ने क्या किया, कांट ने दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाना चालू किया, दोनों को मॉडरेट किया, और उन्होंने प्रैक्टिकल रीजन का कंसेप्ट दिया। तो प्रैक्टिकल रीजन का कंसेप्ट इन्होंने अपने बुक जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन उसमें दिया। तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन की सहायता से उन्होंने क्या किया, जो रेशनलिस्ट वर्सेस इम्प्रेसिस्ट प्रॉब्लम थी या डाइकोटमी थी, ड्यूअलिज्म था, उसको इन्होंने दूर किया और न्यू थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया इन्होंने। तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में इन्होंने क्या बोला, टेलोलॉजिकल अप्रोच को तो इंड कर दिया कि अब ज्योग्राफी में टेलोलॉजी का यूज नहीं होगा। बाद में कुछ लोग आते हैं यूज करेंगे, जैसे कि अभी रीटर आता है वो यूज करते हैं। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, इंड ऑफ टेलोलॉजिकल अप्रोच एंड रिजेक्टेड द थियोलॉजिकल बेसिस ऑफ नॉलेज। तो टेलोलॉजिकल अप्रोच जो थियोलॉजिकल बेसिस ऑफ नॉलेज है उसको पूरी तरह रिजेक्ट किया कि ये सोर्स ऑफ नॉलेज तो हो ही नहीं सकता है। और इसी के बेसिस पे इन्होंने इंड ऑफ एरिस्टोटलियन साइंस बोला कि अब खत्म, एरिस्टोटल साइंस नहीं है। और दोनों के बीच के प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया और न्यू थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया। तो इनके हिसाब से इन्होंने जो प्लेस दिया ज्योग्राफी को, वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दिया। इन्होंने बोला कि ये फिजिकल साइंस है इन डिवीजन ऑफ नॉलेज के डिवीजन में इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है ये फिजिकल साइंस है इन द डिवीजन ऑफ नॉलेज। और फिजिकल ज्योग्राफी इसेंशियली एक एंथ्रोपोसेंट्रिक नेचर की होनी चाहिए। और जो फिजिकल ज्योग्राफी होनी चाहिए, इन्होंने टोटल ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी के टाइम बोला जाया करता था, जो फिजिकल ज्योग्राफी होना चाहिए वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए। दैट मीन्स कि नेचर की स्टडी में या इन द स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी मैन को सेंटर में रखना चाहिए। और इन्होंने कंसीव द व्यू पॉइंट ऑफ बफन का
हिस्टोरिकल नेचुरलिस्ट था, जहाँ पर इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी शुड बी मैन सेंट्रिक, इन्होंने ही बोला था। तो उन्हीं के व्यू को इन्होंने भी अडॉप्ट किया और बोला कि ज्योग्राफी शुड बी, फिजिकल ज्योग्राफी शुड बी एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो ये है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया नॉलेज का, तो नॉलेज का क्लासिफिकेशन उन्होंने बोला कि दो बेसिस पे हम लोग एम्पिरिकल नॉलेज को गेन करते हैं, एक सेंस के बेसिस पे और दूसरा प्योर रीजन के बेसिस पे। तो नॉलेज के दो सोर्स होते हैं, एक सेंस के बेसिस पे, दूसरा प्योर रीजन के बेसिस पे। जो सेंस के बेसिस पे नॉलेज होते हैं उन्हें बोला जाता है, ये गलत है। नॉलेज दो टाइप होते हैं, एक प्योर रीजन के बेसिस पे, मीन्स रेशनल रीजन के बेसिस पे। जो प्योर रीजन के बेसिस पे नॉलेज क्रिएट होते हैं, वही मेटाफिजिक्स हो गया, टेलोलॉजी हो गई, ये प्योर रीजन के बेसिस पे होता है। और दूसरा जो सेंस के बेसिस पे नॉलेज गेन किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड इम्पिरिकल नॉलेज होते हैं। तो इम्पिरिकल नॉलेज दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो इनर सेंस के द्वारा और दूसरा आउटर सेंस के द्वारा। जो इनर सेंस के द्वारा परसीव करते हैं या हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें सोल और मैन की स्टडी की जाती है। दैट मीन्स वर्ड परसीव्ड बाय इनर सेंसेस, सोल और मैन। तो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी जो हुई वो इनर सेंस के द्वारा, इनर सेंस के थ्रू स्टडी की जाती है। मतलब जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी एक टाइप का इम्पिरिकल साइंस ही है, लेकिन ये क्या होता है कि लोगों के इंटरनल जो मैटर्स हैं या जो इंटरनल सेंसेस हैं उनको परसीव करके स्टडी की जाती है। और जब आउटर सेंसेस की बात करते हैं तो हम लोग नेचर की स्टडी करते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो आउटर सेंस बेस्ड जो इम्पिरिकल नॉलेज होता है उसमें आता है। फिर इन्होंने नॉलेज को कैटेगराइज किया दो अलग टाइप से, एक फिजिकल नॉलेज और एक लॉजिकल नॉलेज। तो या फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस। फिजिकल जो है कैटेगराइज इटसेल्फ इनटू बिलोंगिंग टू द सेम। तो जो फिजिकल नॉलेज है उसको दो चीज़ें होता है, एक टाइम बेस्ड और दूसरा स्पेस बेस्ड। और जो लॉजिकल नॉलेज उसको कैटेगराइजेज इटसेल्फ ऑन द मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। जो फिजिकल नॉलेज होते हैं वो कैटेगराइज आइटम एज बिलोंगिंग टू द सेम। तो किसी एक चीज़ को टाइम्स के रेफरेंस में और या फिर स्पेस के रेफरेंस में चीज़ों को कैटेगराइज करना, वो इसे फिजिकल नॉलेज बोलते हैं। और लॉजिकल नॉलेज क्या होते हैं, मार्फोलॉजी की सिमिलरिटी के बेसिस पे अगर हम लोग आइटम्स को कैटेगराइज करते हैं तो उसे बोलते हैं लॉजिकल साइंस। और जब कोई आइटम किसी चीज़ से बिलोंग करता है, किसी पीरियड या किसी टाइम से बिलोंग करता है, उसके बिलोंगिंग के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है, तो उसे बोलते हैं कि फिजिकल कैटेगराइजेशन या फिजिकल साइंस बोलते हैं। और जो लॉजिकल कैटेगराइजेशन जो होता है, जो आइटम को मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी के बेसिस पे कैटेगराइज करता है, उसे बोलते हैं लॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस का पार्ट था स्पेस मीन्स ज्योग्राफी। और जो बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स हो गया, ये सब लॉजिकल साइंस के पार्ट थे। तो बोला कि टाइम ज्योग्राफी हिस्ट्री से डील, जो टाइम होता है हिस्ट्री से डील करता है। इसको उन्होंने बोला कि नाचिनांडर और ज्योग्राफी को फिनोमिना जो स्प्रेड होते हैं ऑन द अर्थ बिसाइड ईच अदर, उसको बोला नेबी नियंडर। कोरोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल अप्रोच स्टार्ट हुआ। तो कोरोलॉजिकल साइंस और क्रोनोलॉजिकल साइंस यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखते हैं फिजिकल नॉलेज होता क्या है। फिजिकल नॉलेज या स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पेस को फिजिकल नॉलेज बोलते हैं। ये क्या होता है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। ये इम्पिरिकल नॉलेज, जो चीज़ एक्सपीरियंस बेस्ड होता है वो इम्पिरिकल नॉलेज होता है। तो इस तरीके से टाइम और स्पेस की स्टडी भी एक इम्पिरिकल नॉलेज ही है। और ये एक्सपीरियंस दो टाइप होते हैं, तो एक नरेटिव एक्सपीरियंस होता है जो हिस्ट्री की स्टडी करता है, और डिस्क्रिप्टिव एक्सपीरियंस होता है जो ज्योग्राफी की स्टडी करता है। तो दो एक्सपीरियंस टाइप हो गए। आगे कंसेप्ट ऑफ स्पेस जो उन्होंने दिया ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछा जाए कि कौन पहले आया, हिस्ट्री पहले आई, ज्योग्राफी पहले आई, तो उनका आंसर ये था कि बोथ एग्जिस्टेड ऑल पीरियड। ज्योग्राफी इज द सबसेट ऑफ ज्योग्राफी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री एक लीनियर वे में चलती है और हर एक टाइम पीरियड की अपनी एक ज्योग्राफी रही है। तो ज्योग्राफी इज सबसेट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। एक चीज़ और समझ लेना है यहाँ पर कि ज्योग्राफी की लीनियरिटी को शो करता है। ज्योग्राफी एक लीनियरिटी को शो करता है, स्पेस के डिस्ट्रीब्यूशन को, और ये वर्टिकलिटी को शो करता है। ये लीनियरिटी और वर्टिकलिटी को स्पेस में कहता है कि ये पास बिसाइड्स पाए जाते हैं। तो एक टाइम पीरियड में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड की जो ज्योग्राफी होती है वो क्या होती है कि साइड बाय साइड जो लैंडफॉर्म होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनकी स्टडी है। जबकि हम लीनियरिटी की बात करते हैं तो हर एक प्लेस में एक पर्टिकुलर प्लेस में अलग, यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस रहा होगा इसकी अपनी एक लीनियरिटी रही होगी, वर्टिकलिटी रही होगी, और इस प्लेस की अपनी अलग वर्टिकलिटी है। लेकिन जब ज्योग्राफी हम लोग कंस्टिट्यूट करते हैं तो ज्योग्राफी ऐसे नहीं कंस्टिट्यूट होती है, ज्योग्राफी ऐसे कंस्टिट्यूट होती है। सेम पीरियड टाइम पे जो बिसाइड एग्जिस्टिंग स्पेसेस हैं उनकी एक्यूमुलेटिव स्टडी होती है। तो सिंपली है कि ये टाइम चलता है, ये स्पेस चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये रीजन्स हैं। तो रीजन्स जब ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड T1 पे जो बिसाइड, जो एक दूसरे के बगल साइड बाय साइड एग्जिस्टिंग स्पेस यूनिट्स हैं
उनकी एक्यूमुलेटिव स्टडी को ज्योग्राफी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मेडीवल टाइम में पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री की स्टडी करना, वो ज्योग्राफिकल एनालिसिस आएगा। और फिर टाइम क्या होता है, टाइम लेना चलता है, तो किसी एक प्लेस की स्टडी करना, विद द डिफरेंस ऑफ टाइम फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न एज, ये उस प्लेस की हिस्ट्री होती है। और किसी एक टाइम की जो ज्योग्राफी होती है, उस टाइम पीरियड T1 पे सभी प्लेसेस की स्टडी करना हिस्टोरिकल ज्योग्राफी होती है। और ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ये होती है कि किसी एक प्लेस की का डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे स्टडी करना। तो दो टर्म्स यहाँ पर इन्होंने समझाना कोशिश किया। एक तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, और दूसरा ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। तो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री क्या है? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी किसी टाइम पीरियड 1 पे जो पूरे अर्थ पे जो डिफरेंट स्पेसेस हैं उनकी एक्यूमुलेटिव स्टडी करना, जैसे मेडीवल टाइम में पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री करना। तो ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हुई कि कहाँ पर क्या चल रहा था, कैसे लैंड फॉर्म डेवलपमेंट थे। तो बेसिकली ये लॉन्ग पीरियड में चेंज होते हैं ज्योग्राफी स्पेशली लैंड फीचर्स। और जो ज्योग्राफिक हिस्ट्री होती है वो क्या होता है कि किसी एक स्पेस की फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड स्टडी करना। T1 टाइम, T2 टाइम, T3, T4, T5, T3, तो डिफरेंट T पे किसी एक पर्टिकुलर स्पेस की स्टडी करना, वो बोलते हैं ज्योग्राफिक हिस्ट्री है उसकी। तो इस तरीके से बोला कि दोनों चीज़ें साथ में एग्जिस्ट करती हैं, और ज्योग्राफी जो है इट इज़ सबसेट ऑफ द हिस्ट्री। कंसेप्ट ऑफ स्पेस ने बोला अकॉर्डिंग टू कांट की नॉट समथिंग ऑब्जेक्टिव। तो बोला कि अर्थ जो स्पेस होता है ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं होता है। आर रियल तो नॉट समथिंग ऑब्जेक्टिव या रियल नहीं होता है, नाइदर हैज़ एनी सब्सटेंस। तो स्पेस जो होता है कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई रियलिटी नहीं होती है, और ना कोई सब्सटेंस होता है। ये समथिंग सब्जेक्टिव होता है, वो मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है। बाद में हम लोग जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और जब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आता है, और स्पेशली पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी जब आती है, तो यही कंसेप्शन रखा जाता है स्पेस क्या होता है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स स्पेस। तो स्पेस केवल बेयर लैंड नहीं होते हैं, या फिर रिलीफ फीचर्स नहीं होते हैं। स्पेस इज समथिंग मोर सब्जेक्टिव एंड मेंटल कंस्ट्रक्शन। सोशल रियलिटीज़ होती हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज़ होती हैं, इसको इंडिविजुअल अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से, अपने इंटेंशन और अपने कॉग्निशन से, अपने कॉन्शियसनेस से फील करता है। स्पेस इज समथिंग फेल्ट दैट कैन बी फेल्ट, न कि ये केवल एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है जो ऐसे रखी हुई कि हाँ देखा जाता है उसको। तो एक सेंसरी ऑब्जेक्ट होता है स्पेस, या एंटिटी होती है। तो वो कोई केवल नहीं कि जो हाथ से देखा जाए, टच किया जाए, बल्कि जो माइंड से जिसको एक्सपीरियंस किया जाए, वो होता है कंसेप्ट ऑफ स्पेस इन्होंने दिया। तो इस तरीके से इन्होंने डिवीजन ऑफ नॉलेज किया। फिर एक लगभग 19th सेंचुरी में ये देखा जाता है कि ये 13th सेंचुरी 19th सेंचुरी फिर से रिवाइवल होता है न्यू कांटिज्म। तो जब आता है तो उसने क्या, इट सॉट टू ड्रा डिफरेंसेस बिटवीन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस में फिर से डिवीजन करने की बात की गई कि हिस्टोरिकल साइंसेस और कल्चरल साइंसेस होना चाहिए, वो वीडियोग्राफी फैशन में लिखे जाना चाहिए, और नेचुरल साइंसेस अपना नोमोथेटिक अप्रोच स्टार्ट करे। तो ये फिर आया। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि 18th सेंचुरी में तो ये कांट का था। अब कांट के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया। तो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में इन्होंने 5 ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बताया। ज्योग्राफी 5 ब्रांचेस होते हैं, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, दूसरा मोरल ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, चौथा कमर्शियल ज्योग्राफी, पांचवा थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। फिर इन्होंने बताया फिजिकल ज्योग्राफी क्या इंक्लूड करता है, रिवर माउंटेन्स एटमॉस्फेयर, ओशन, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, सब चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी में आती है। प्लेस ज्योग्राफी इन द सेंट्रल पोजीशन अमंग्स द साइंसेस। तो जो प्लेस ज्योग्राफी होती है, जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है, उसका सभी साइंसेस में एक सेंट्रल पोजीशन होना चाहिए, उन्होंने बताया। फिर इन्होंने क्या किया कि फ्रेंच स्कूल, जब फ्रेंच अप्रोच आता है, पॉसिबिलिस्ट अप्रोच, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब एक्सेप्शनलिस्ट ज्योग्राफी की बात आती है, वही पॉसिबिलिस्ट अप्रोच से ही जो एरियल डिफरेंशिएशन में जो एक्सेप्शनल ज्योग्राफी की बात आती है कि ज्योग्राफी एक एक्सेप्शनल साइंस है, वहाँ पर भी ये पहले एक्सेप्शनलिस्ट थे। और फिर ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में भी कांट की स्पेस के कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है कि स्पेस इज़ नॉट समथिंग ऑब्जेक्टिव या रियल नहीं होती है, दादा इट इज़ अ मेंटली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी होती है, एंटिटी होती है, जिसको लोग इंडिविजुअली अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से फील करते हैं। और फिर इनके कंसेप्ट को बाद में हेटनर और हॉटसन ने रिवाइज किया, वही एक्सेप्शनल ज्योग्राफी के थ्रू।
फिर समअप किया जाए, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो डिफरेंट व्यू डेवलप हुए। एक पॉलिटिकल व्यू प्योर साइंस के फॉर्म में इमर्ज होकर आता है। तो इसने क्या किया, जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सल थिंकिंग हुआ करती थी, कौन वाली दिखाते हैं, उसको इंड किया, और फिर साइंटिफिक ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। ट्रेडिशनल यूनिवर्सल थिंकिंग क्या थी, ये वाली मोनिस्टर वाली। तो जो ट्रेडिशनल ग्रीको रोमन ट्रेडिशन चला आ रहा था, कौन वाला ग्रीको रोमन ट्रेडिशन, यूनिवर्सल ज्योग्राफी लिखने का, पीटर एपियन का, सेबेस्टियन मोनिस्टर का और फिलिप वूचे का, इन सबको अब आग लग गई और जब फिर इससे क्या हुआ, साइंटिफिक ज्योग्राफी स्टार्ट हुई, साइंटिफिक ज्योग्राफी की बिगनिंग हुई। अब साइंटिफिक ज्योग्राफी की बिगनिंग में फिर आएंगे कौन, अब तो हम बोल्टन रीटर आएंगे, हम बोल्टन रीटर जिन्होंने क्लासिकल ज्योग्राफी स्टार्ट की। तो इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू। अरे यार आ जाओ यार।